नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी फ्री ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ टाइम से हमारी क्लासेज नहीं हो पाई थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं भाई, क्योंकि घर पे आए हुए हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है, इधर उधर वैसे पता ही नहीं चलता टाइम का। तो इस कारण से टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी लगातार रेगुलर हमारी क्लास रहेगी। लाइव इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ नेटवर्क की इशू आ रही है गाँव के अंदर। आप सभी को पता है कि किस प्रकार की नेटवर्क की स्पीड रहती है, इसी वजह से अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो उसी प्रकार से जहाँ से हम चल रहे थे ना, उसी से हम यहाँ को शुरू किया भाई। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे डाइजेशन की। डाइजेशन जो प्रोसेस है ना, उसकी बात कर रहे थे। डाइजेशन प्रोसेस हमने स्टोमक में पढ़ ली थी। अभी जो हम आज शुरू कर रहे हैं वो छोटी आंत के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है उसकी हम बात करेंगे। देखिए एक बार डायग्राम को यहाँ से समझना भाई। जब डायग्राम की बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है आपका डायग्राम, है ना। ये आपका भाई आमाशय है, इसमें हम पूरा का पूरा अध्ययन कर चुके हैं किस प्रकार से पाचन होता है। फिर ये छोटी आंत शुरू हो जाती है, ये छोटी आंत की ग्रहणी वाला पार्ट है भाई, ये ग्रहणी है छोटी आंत का, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसकी हम बात कर चुके हैं भाई, अग्नाशय ग्रंथि होती है। और यहाँ पे लीवर होता है आपका, और लीवर से दो नलिकाएं निकलती है, गाल ब्लैडर में खुलती है भाई। और इस गाल ब्लैडर की हम बात करें तो इसमें स्टोर रहता है आपका पितरस, जो इसके द्वारा सिक्रेट। श्रावण तो आपका यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय के अंदर। यहाँ से एक नलिका निकल कर ये आपकी खुल जाती है भाई पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, अग्नाशय नलिका में, ठीक है। तो इधर से इसी ग्रहणी वाले पार्ट में क्या क्या आता है भाई? इधर से तो अग्नाशय रस निकल करके आता है, ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में हेल्प करता है, सहायता करता है, उसकी हम बात करेंगे। एक आपका ये जो पितरस निकल करके आता है, ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायता करता है, क्या उसकी भूमिका रहती है, वो हम बात करेंगे। और फिर जो छोटी आंत के द्वारा भी कुछ एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, उसे हम इंटेस्टाइनल जूस या आंतररस कहते हैं, उसकी भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर हम। ग्रहणी में पाचन, डाइजेशन इन डुओडेनम। भोजन ग्रहणी में प्रवेश करते क्या होता है भाई? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जैसे ही भोजन ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है तो जो अंदर की जो भित्ति होती है ना, उससे कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, वो कुछ इंडिकेट करती है, और उसकी वजह से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यानी कि जो छोटी आंत है उसके अंदर लिबर खून की गर्तिकाएं पाई जाती है। इन्हीं गर्तिकाओं के अंदर आंतरीय अंतःस्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती है भाई, क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन अंतःस्रावी कोशिकाएं ही करती है। वो अंतःस्रावी कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती है, और ये विशिष्टीकृत के कोशिका होती है भाई, के कोशिका इसे हम कह देते हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसे जीआईपी कहते हैं भाई। यहाँ पर जो के सेल्स है ना, के सेल्स, इस के सेल्स के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे जीआईपी कहते हैं, जीआईपी। और ये हो जाएगा भाई ग्लूकोज डिपेंडेड इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड हार्मोन, ये स्रावित होता है भाई। ये क्या काम करता है? ये जीईपी क्या करेगा भाई? इंसुलिन के स्रावण को प्रेरित करता है, इंसुलिन के स्रावण को प्रेरित करता है भाई। जीआईपी है ये भाई, पी जीआईपी हार्मोन इंसुलिन का उत्तेजन करता है, इंसुलिन के स्रावण का उत्तेजन करता है। आगे देखिए वही चीज़ लिखी है मैंने कि भोजन का ग्रहणी में प्रवेश करते लिबर खून की गर्तिकाओं में के कोशिकाएं पाई जाती है, और ये के कोशिकाएं जो होती है जीआईपी का सिक्रेशन करती है, और ये जीआईपी क्या करेगा भाई? इंसुलिन हार्मोन के स्रावण का उत्तेजन करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ग्रहणी से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हार्मोन्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। पहला हार्मोन जो स्रावित होता है वो है सिक्रेटिन सॉरी सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है भाई। सबसे पहले तो ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरण करेगा। ये अग्नाशय ग्रंथि के पास जाता है, और अग्नाशय ग्रंथि को कहता है भाई भोजन आ गया है, आप अपना जो भी मटेरियल है वो हमारी छोटे आंत के अंदर या ग्रहणी वाले पार्ट में छोड़ दीजिए भाई। तो अग्नाशय रस के स्रावण को प्रेरित कौन करता है भाई? सिक्रेटिन हार्मोन। एक हार्मोन सिक्रेट होता है यहाँ पर पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये क्या करेगा भाई? ये अग्नाशय रस के संश्लेषण व श्रावण दोनों का प्रेरण करता है। वो तो श्रावण का प्रेरण करता है, ये संश्लेषण के साथ साथ में श्रावण का प्रेरण भी करता है। देखिए भाई सिक्रेटिन जो होता है ये अग्नाशय रस के तरल भाग का श्रावण का प्रेरण करेगा, और पेंक्रियोजाइमिन जो होता है ये अग्नाशय रस के एंजाइम का श्रावण करेगा भाई। दोनों में डिफरेंस है।
सिक्रेटिन तो तरल भाग होता है जिसमें बाइकार्बोनेट हैं, आयंस हैं, कुछ श्लेष्मा है, उन सभी का स्रावण करेगा। जबकि एंजाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पैंक्रियोजाइमिन होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो हिपेटोक्राइनिन होता है। हिपेटोक्राइनिन ये क्या करेगा? हिपेटो मतलब हिपेटोसाइट कहाँ पर उपस्थित होती है? यकृत कोशिका में, यकृत के अंदर। तो यकृत कोशिकाओं को हम हिपेटोसाइट्स कह देते हैं, तो उसी से लिया गया ये हिपेटोक्राइनिन। तो ये यकृत के अंदर जाता है और यकृत के जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यकृत कोशिकाएं, उनको प्रेरित करता है कि आपको क्या करना भाई? पितरस का संश्लेषण करना भाई। मतलब ये जो हार्मोन होता है हिपेटोक्राइनिन, ये कहाँ जाता है? ये जाता है यकृत के पास। यकृत में पाई जाती है यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट सेल्स, उनके पास जाता है और उनको ऑर्डर देता है कि आपको क्या करना भाई? आपको पितरस का स्रावण करना है, संश्लेषण करना है, और वो संश्लेषण शुरू कर देती है। एक आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोलेसिस्टोकाइनिन ये यकृत व पिता से दोनों पर कार्य करता है और दोनों को पितरस के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। आगे एक आता है ड्यूओक्राइनिन। ड्यूओक्राइनिन जो होता है ये ब्रूनर ग्रंथियों को आंतरिक रस के नॉन एंजाइमेटिक भाग के संश्लेषण व स्रावण का प्रेरण करता है। ये याद रख लेना भाई। ड्यूओक्राइनिन जो होता है ये ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है हमारे आंत के अंदर, उनको प्रेरित करता है कि आपको आंतरिक रस के अंदर जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट होता है उनका संश्लेषण भी करना है और श्रावण भी करना है। इसके बाद में हार्मोन आता है एंटेरोकाइनिन। एंटेरोकाइनिन ये पेनेत कोशिकाओं के द्वारा जो आंतरिक रस का संश्लेषण करता है और श्रावण है, उनके प्रेरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटेरोकाइनिन के और भी कार्य हैं, आगे बात करेंगे। एक ये कार्य याद रख लेना भाई, पेनेत कोशिकाएं जो होती हैं वो आंतर रस का सिक्रेशन करता, मतलब एंजाइम का सिक्रेशन करती है। उन एंजाइम के संश्लेषण और श्रावण का प्रेरण कौन करता है? एंटेरोकाइनिन। विलिकाइनिन की बात करते हैं। विलिकाइनिन ये क्या करता है? ये रसांकुरों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। रसांकुर आप सभी को पता है, बात कर चुके हैं भाई, जो अवशोषण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इस प्रकार से होते हैं भाई, कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं, तो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य विलिकाइनिन करते हैं। एंटेरोगेस्टिरोन की बात करें तो ये आमाशय से HCl के स्रावण को रोकता है। आप सभी को पता है भाई, छोटी आंत के अंदर जो pH होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्षारीय माध्यम होता है। ये HCl का स्रावण किसके द्वारा होता है? आमाशय के अंदर। तो इसको रोकना भी जरूरी है, वरना वो pH नहीं बन पाएगा जिसपे वो एंजाइम एक्टिव रहते हैं छोटी आंत में। तो इसके लिए यहाँ पर एंटेरोगेस्ट्रिन होता है जो HCl के स्रावण को रोक देता है। आगे गेस्ट्रिन अवरोधक पॉलीपेप्टाइड। गेस्ट्रिन अवरोधक पॉलीपेप्टाइड, इसे GIP कह देते हैं भाई। GIP ये क्या करता है? आमाशय में गेस्ट्रिन के स्रावण को रोकता है। गेस्ट्रिन मतलब गेस्ट्रिन जो हार्मोन होता है आमाशय से सिक्रेट होता है उसको रोक देता है, क्योंकि ये गेस्ट्रिन हार्मोन ही गैस्ट्रिक जूस निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड एंड सोमेटोस्टेटिन, ये दोनों ही हार्मोन आमाशय के क्रमाकुंचन ग्रंथियों को भी रोक देते हैं। तो ये भाई कार्य होते हैं हार्मोन्स के, जो आपकी छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। याद रख लेना भाई, सबका एक एक यूनिक महत्वपूर्ण कार्य है। अब आगे हम पितरस की बात करते हैं भाई। पितरस सिक्रेट किससे होता है? ये आपकी हो गई भाई लीवर, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। ये आपकी गाल ब्लैडर अच्छे से समझा चुका हूँ। इधर से एक डक्ट आती है, इधर से दूसरी डक्ट आती है, और एक डक्ट निकलती है आपकी गाल ब्लैडर से, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तीनों डक्ट मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये जाकर के कहाँ खुलती है भाई? ये जाकर के यहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट आती है, उसके पास जाकर के खुल जाती है इसके अंदर। यहाँ से बाइल यहाँ छोड़ देती है ग्रहणी के अंदर। ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, ठीक है। देखिए भाई आगे, पितरस यानी कि बाइल जूस। तो पित्त का निर्माण यकृत की हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब संश्लेषण होता है हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा यकृत के अंदर। संग्रह की बात आए तो पित्ताशय के अंदर होता है। ओके, पितरस में पाचक एंजाइम अब्सेंट होते हैं भाई। पितरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। वास्तविक पाचक रस भी इसे नहीं कहा जाता। कुछ बुकों में आपको एक गलत लिखा हुआ मिलेगा भाई, पितरस को वास्तविक पाचक रस कहते हैं, गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पितरस का संश्लेषण यकृत कोशिका, पितरस का संग्रहण गाल ब्लैडर या पित्ताशय। पितरस का संगठन क्या होता है भाई? क्या क्या होता है इसमें? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है ये। इसका pH लगभग 8 के आसपास, मतलब क्षारीय प्रकृति होती है। H2O 98% के समथिंग H2 होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि पित्त अम्ल, पित्त लवण, पित्तवर्णक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होते हैं भाई। आगे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, अकार्बनिक लवण, सोडियम, पोटेशियम,
आयन ये भी पाए जाते हैं आपके पितरस के अंदर। पित्त लवण या बाइल सोल्ट है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अकार्बनिक होते हैं और एक होते हैं भाई कार्बनिक। अकार्बनिक में आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ये सभी होते हैं। भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं भाई ये जितने भी सोल्ट होते हैं ये। अग्नाशय रस के एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम में ही क्रियाशील होती हैं, इसलिए क्षारीय माध्यम बनाना आवश्यक होता है और वो क्षारीय माध्यम इस पितरस के कारण बनता है। कार्बनिक लवण की बात करते हैं, ये तो अकार्बनिक हो गए। कार्बनिक लवण के अंदर आपका सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकेलेट है। इसका और मुख्य कार्य क्या है भाई, पितरस की बात कर रहे हैं, पितरस या कार्बनिक लवण की और क्या कार्य हो सकती हैं, वसा का पाइसीकरण करना यानी कि इमल्सिफिकेशन करना। भाई वसा जब ग्रहण करते हैं तो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, अब इनको तोड़ा जाता है छोटी छोटी गोलिकाओं में, और ये छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहलाता है। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वसा का पाइसीकरण। क्योंकि अग्नाशय लाइपेज एंजाइम, अग्नाशय लाइपेज एंजाइम केवल पायसीकृत वसा पर ही कार्यशील होता है, केवल पायसीकृत वसा पर ही कार्यशील होता है। पितरस पित्त लवण वसा तथा वसा विलेय विटामिन A, D, E के अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। पित्त लवण वसा के अवशोषण के लिए सहायक होते हैं और वसा में विलेय जो विटामिन होते हैं A, D, E के, उनके अवशोषण के लिए सहायक होते हैं भाई। पित्त लवण वसा कोलेस्ट्रॉल फोस्फोलिपिड जैसे कि लेसिथिन और ये विटामिन मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसे मिसेली कहते हैं भाई, यानी कि ये सभी मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे मिसेली कहा जाता है। पित्त लवण छोटी आंत में कर्माकुंचन को प्रेरित करते हैं। पित्त वर्णक होते हैं बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन, ये याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल एवं लेसिथिन पितरस में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पित्तवर्णक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, ये पितरस के अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। कुछ डिजीज भी हो जाती है भाई पितरस से संबंधित, तो एक तो फतरी होती है, गाल स्टोन, या आपकी जो पित्त वाहिनी या आप कह सकते हैं पित्त या गाल ब्लेडर जो होता है पित्ताशय होता है, उसके अंदर मार्ग अवरुद्ध या संकरा हो जाने से क्या होता है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल से जमा हो जाते हैं और इसको हम पथरी कह देते हैं भाई। आप सुनते ही हैं सामान्यतः उनके पित्त में पथरी है भाई, तो वही चीज़ है ये। पीलिया जोंडाइस, इसमें क्या होता है, पित्त आने का मार्ग रुक जाए तो रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर के अंग जैसे कि त्वचा, कोर्निया, नाखून आदि पीले दिखाई देते हैं। आप सामान्य जानते हैं भाई पीलिया रोग होता है तो, और इसमें मूत्र का रंग भी पीला होता है भाई, ये एक जानलेवा बीमारी है, इसका रोग इलाज होना जरूरी है भाई। तो ये आपका पितरस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी हमने बात कर लिए हैं। आगे बात करते हैं अग्नाशय रस की, बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस का स्रावण बहिश्रावी सेल्स के द्वारा होता है भाई, अंतःस्रावी के द्वारा तो हार्मोन निकलते हैं, बहिश्रावी के द्वारा आपका क्या होता है भाई, जिन्हें एसिनाई की कोशिकाएं कहते हैं, उनके द्वारा अग्नाशय रस का स्रावण होता है। पेंक्रियोजाइमिन एंजाइम, पेंक्रियोजाइमिन एंजाइम एसिनाई एवं ग्रंथिल कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, ये हार्मोन होता है भाई पेंक्रियोजाइमिन, ये एसिनाई और ग्रंथिल कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। और उत्तेजित करने के बाद ये जो अग्नाशय रस का सिक्रेशन करती है एसिनाई की कोशिकाएं, एसिनाई की कोशिका क्या करती है, अग्नाशय रस का सिक्रेशन करती है, और अग्नाशय रस के पाचक एंजाइमों का स्रावण है। अग्नाशय रस में जो पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं वो एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट होते हैं। अग्नाशय रस का संगठन क्या होता है भाई, तेज गंध युक्त होता है, रंगहीन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ये। इसके अलावा एंजाइम एवं द्रव पदार्थ लवण आदि इसमें उपस्थित होते हैं। मानव में कुल मात्रा है वो 1 से 1.5 लीटर पर डे है, वो इसी के रिलीज होती है भाई। पानी 98% होता है, पीएच यहाँ का 7.5 से 8.3 तक होता है। लवण व विकर यानी कि एंजाइम 2% होते हैं। अग्नाशय रस में केवल अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं भाई, ये अग्नाशय रस का क्या होता है, संगठन होता है। इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो अग्नाशय एंजाइम पहला है पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, या इसे अल्फा एमाइलेज भी कह देते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। आप सभी जानते हैं भाई 30% स्टार्च का पाचन तो मुख में ही हो जाता है, ठीक है, तो 70% बचती है ना, उस अधिकांश स्टार्च का पाचन ग्रहणी में होता है। यहाँ पर स्टार्च है, इधर माल्टोज है, अल्फा एमाइलेज या एमाइलोप्सिन भी कह देते हैं इसको। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है भाई, अग्नाशय एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज। आगे जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये नोजन लगे हुए ना, इसका मतलब ये डी एक्टिव है भाई,
और इसको सक्रिय करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सक्रिय करना पड़ेगा। इसकी कार्य क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, ट्रिप्सिनोजन है तो यहाँ पर कैल्शियम आयन और एंटेरोकाइनेज, या इसको हम एंटेरोपेप्टाइडेज भी कह देते हैं, तो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदलता है, ट्रिप्सिन में बदलता है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई, काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, इसको ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, ये इसको सक्रिय कर देगा। ठीक है। एंटेरोकाइनेज का स्रावण है ये ग्रहणी के म्यूकोसा के द्वारा होता है। काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज प्रकार का एंजाइम होता है। काइमोट्रिप्सिन है ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रकार का एंजाइम होता है। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एवं प्रोटीओजेज में विघटित करता है। जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को ये काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, एक तो पेप्टोन्स बना देगा और एक प्रोटीओजेज बना देगा, मतलब प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके टुकड़े कर देगा। अधिकांश प्रोटीन आमाशय में टूटता भाई। तो ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है भाई मुख के अंदर शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन का पाचन तो वो आमाशय में शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन पूछिए तो वो छोटी आंत से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन से बड़े पेप्टाइड बन जाते हैं भाई, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की क्रिया से होता है ऐसा। ठीक है। आगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की बात करते हैं। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये एंजाइम क्या करेगा भाई, जाइमोजेंस होता है, ये भी निष्क्रिय अवस्था में होता है। प्रो लग गया ना, तो प्रो का मतलब निष्क्रिय होता है, लास्ट में नोजन लग गया तो वो भी निष्क्रिय अवस्था होती है। ट्रिप्सिन द्वारा सक्रिय कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदला जाता है और परिवर्तित करने के बाद ये क्या करेगा भाई, ये एक्सोपेप्टाइडेज प्रकार का एंजाइम, ये पूछा जा सकता है भाई। काइमोट्रिप्सिन तो एंडोपेप्टाइडेज प्रकार का एंजाइम होता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज प्रकार का एंजाइम होता है। ये पेप्टोन्स व प्रोटीजेज को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। जो यहाँ पर ये जो क्रिया हुई ना प्रोटीन्स है, इसको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स व प्रोटीजेज में तोड़ता है। फिर ये पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा भाई, इन बड़े पेप्टाइड श्रृंखलाओं को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमीनो अम्ल में बदल देता है, जो कि सबसे छोटी श्रृंखला होती है। आगे बात करते हैं एमिनो पेप्टाइडेज की। ये क्या करता है, बड़े पेप्टाइडेज होते हैं उनको ओलिगोपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो यहाँ पर बड़े पेप्टाइडेज, एमिनो पेप्टाइडेज, और ये क्या करेगा, अमीनो अम्ल बना लेगा भाई। आगे देखिए, ग्रहणी में एंडोपेप्टाइडेज एवं एक्सोपेप्टाइडेज दोनों प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये अभी बता दिए कौन कौन से होते हैं भाई। प्रोटीन्स का अधिकांश पाचन है वो ग्रहणी में होता है। प्रोटीन्स का अधिकांश पाचन वो ग्रहणी में होता है। तो ये प्रोटीन्स के पाचन की हमने बात कर ली भाई ग्रहणी के अंदर। अब बात करते हैं हम वसा के पाचन की बात करते हैं। वसा पाचक एंजाइम, देखिए इसमें एटीएप्सिन प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे अग्नाशय लाइपेज होता है। इस जो वसा पाचक एंजाइम है ना, उनको सम्मिलित रूप से हम एटीएप्सिन कह देते हैं भाई। तो अग्नाशय लाइपेज है, ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड का मोनोग्लिसराइड में वियोजन कर देगा। जो ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड मतलब यहाँ पर जो फैटी एसिड होता है आपका, ये आयरन तो नहीं, एफ ही लिखेंगे भाई। ये जो एफ होता है इससे ग्लिसरॉल जुड़े रहते हैं भाई, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये ट्राइग्लिसराइड है, इस ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में बदल देगा। यहाँ पर एक जो आपका फैटी एसिड है उससे एक ही आपका ग्लिसरॉल जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। कोलेस्ट्रॉल का एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, ये एस्टर्स का पाचन करता है। एस्टर्स कोलेस्ट्रॉल एवं वसीय अम्लों से बने होते हैं, जैसे कि लेनोलिन। आगे आता है फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज जो होता है ये फोस्फोलिपिड का पाचन करता है, फोस्फोलिपिड का पाचन करता है। आगे हम शुद्रांत्र में पाचन की बात करते हैं। शुद्रांत्र मतलब डाइजेशन इन इलियम। देखिए ग्रहणी की बात कर ली, 3 पार्ट होते हैं ना छोटी आंत की, ग्रहणी, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो हम इलियम की बात करते हैं, तो इलियम को क्षुद्रांत्र कहते हैं, उसमें भी पाचन की क्रिया होती है भाई। तो इलियम में भोजन आने पर इसकी भित्ति से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो एंटेरोकाइनिन निकलता है और एक ड्यूओकाइनिन निकलता है। ये दोनों हार्मोन लीवर को उनकी दरारों पर कार्य करते हैं और वहाँ पर आंतरिक रस के स्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। आंतरिक रस सिक्रेट होता है, तो उसमें क्या क्या होता है भाई, पानी 99% होता है और पाचक एंजाइम केवल 1% होते हैं भाई। श्लेष्मा उपकला के द्वारा श्लेष्मा उपकला के अंदर गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती है। श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावण करती है।
म्यूकोसा की ब्रूश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं दोनों का स्राव आपस में मिलकर के आंतर स्राव या सकस एंटेरिकस बनाते हैं। ये याद रख लेना भाई, एक तो ब्रूश बॉर्डर की कोशिकाएं और एक ये म्यूकोसा की ब्रूश बॉर्डर और गोबलेट कोशिकाएं। म्यूकोसा की ब्रूश बॉर्डर और गोबलेट कोशिकाएं ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, आंतर रस या सकस एंटेरिकस का स्रावण करती है। आंतरस में पाए जाने वाले एंजाइम देखिए, ग्लाइकोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, एस्ट्रेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, ये एंजाइम होते हैं जो आंतररस में या आंतरस्राव में पाए जाते हैं। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंतर म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंतर म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम तैयार करना पड़ता है और ये क्षारीय माध्यम यहाँ पर 7.8 के आसपास होता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोशल ग्रंथि भी सहायक होती है भाई क्षारीय माध्यम बनाने में। पेप्टाइडेज या इरिप्सिन एंजाइमों की बात करें तो उनमें पहला आता है पेप्टाइडेज या इरिप्सिन एंजाइम। ये एक्सोपेप्टाइडेज प्रकार का एंजाइम होता है। ये क्या करेगा, ओलिगोपेप्टाइड है ना, ओलिगोपेप्टाइड्स इस पे कार्य करता है पेप्टाइडेज और इसको एमिनो अम्ल में तोड़ देता है भाई। एक होता है सुक्रेज या इसे इन्वर्टेज भी कह देते हैं, ये सुक्रोज को तोड़ता है और सुक्रोज को तोड़ेगा तो दो, एक तो ग्लूकोज का अणु बनेगा और एक फ्रक्टोज का अणु बन जाता है। इसी प्रकार माल्टोज होता है, देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को तोड़ा तो माल्टोज बना था। इस माल्टोज को भी यहाँ पर कौन तोड़ता है भाई, माल्टेज एंजाइम क्रियाशील होता है। ये माल्टोज है भाई, माल्टोज को दो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है। फिर लैक्टेज एंजाइम जो होता है ये क्या करेगा, लैक्टोज जो दूध के अंदर पाए जाने वाली शर्करा होती है, इस लैक्टोज को ये एक तो ग्लूकोज का अणु में तोड़ देता है और एक ग्लेक्टोज के अणु में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम होते हैं जो आंतरिक रस में उपस्थित होते हैं भाई। और ये जो एंजाइम है लैक्टेज, ये केवल स्तनधारी में ही पाया जाता है। आगे आंतरीय लाइपेज की बात करते हैं। लाइपेज मतलब वसा का पाचन करता है ये, और वसा को पाचन करके वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है भाई। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड पर कार्य करेगा, यानी कि डीएनए और आरएनए पे कार्य करेगा। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं भाई। एक तो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके ऊपर कार्य करता है न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में बदल देगा, फॉस्फेट को अलग कर देगा न्यूक्लियोसाइड से। इधर फिर न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कार्य करता है, इसके ऊपर पेंटोज व नाइट्रिक क्षारक इन दोनों को अलग कर देगा, या पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। ओके, यानी कि डीएनए के जो घटक है ना उनको अलग कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन पूछे तो वो ग्रहणी में होता है भाई, और पूर्ण पाचन आपका जेजुनम में होता है। ये तो ये याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम एंजाइमों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं और कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा की पूरी चीज़ एक टेबल के द्वारा समझते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एंजाइम लिखे हैं, यहाँ पर इसका क्रियास्थल कहाँ पर कार्य करते हैं, किसके ऊपर कार्य करता है, यानी कि क्रियाधार, और यहाँ पर उत्पाद क्या बनता है। तो सबसे पहला एंजाइम मुख्य गुहा में आता है भाई, वो कौन सा है, लार में पाया जाने वाला एमाइलेज या टाइलिन, ये मुख में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है, ये डाइसेकेराइड, यानी कि डाइसेकेराइड क्या होता है भाई, माल्टोज में बदल देता है भाई। ठीक है, इसके बाद में हम अमाशय में आते हैं। अमाशय में क्या निकलता है भाई, जठर रस निकलता है, और ये जठर रस के अंदर एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, मुख्य रूप से पेप्सिनोजन, जो कि निष्क्रिय अवस्था होती है, इसको बाद में पेप्सिन में बदल दिया जाता है। पेप्सिन क्या करेगा भाई, अमाशय के अंदर प्रोटीन पर कार्य करेगा और प्रोटीन को छोटे दीर्घ पेप्टाइड में बदल देगा। बड़ी जो पेप्टाइड प्रोटीन है ना उसको बड़ी पेप्टाइड श्रृंखलाओं में बदल देता है। इसके बाद में अग्नाशय रस आता है छोटी आंत के अंदर। अग्नाशय रस के अंदर एक तो अग्नाशय अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, ये छोटी आंत में कार्य करता है और किस पे कार्य करता है, स्टार्च पर कार्य करता है, और स्टार्च को ये डाइसेकेराइड में बदल देता है भाई, मतलब माल्टोज में बदल देता है। इसी प्रकार ट्रिप्सिनोजन होता है, जिसको सक्रिय क्रिया किया जाता है और सक्रिय कर इसको ट्रिप्सिन में बदला जाता है। कहाँ पर कार्य करेगा, छोटे आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को दीर्घ पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में बदल देता है। फिर आता है काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन भी आपका छोटी आंत के अंदर ही कार्य करता है भाई, ये आपके स्रावित होते हैं, अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं ये सभी एंजाइम। तो काइमोट्रिप्सिन ये छोटे आंत में कार्य करता प्रोटीन के ऊपर, ये भी दीर्घ पेप्टाइड में बदल देता प्रोटीन को। एक होता है इलास्टेज, ये भी आपका छोटा पेंक्रियाटिक जूस में होता है भाई, ये छोटे आंत में कार्यशील होता है, इलास्टिन का पाचन करता है, लघु पेप्टाइड में बदल देता है, ये भी एक प्रोटीन ही होती है भाई। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये क्या करेगा, छोटे आंत के अंदर दीर्घ पेप्टाइड पे कार्य करता है और इनको अमीनो अम्ल में बदल देता है।
लाइपेज जो होता है अग्नाशय लाइपेज, ये भी छोटी आंत में कार्यशील होता है। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना उनके ऊपर कार्य करता है और उनको मोनोग्लिसराइड में बदल देता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है भाई। न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पे कार्य करता है, यानी कि छोटी आंत के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पर कार्य करता है और उनको न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। तो ये आपके अग्नाशय रस के एंजाइम हैं जो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस किस पे कार्य करते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब आंतरीय रस की बात कर लेते हैं जो छोटी आंत में सिक्रेट होता है। आंतरीय रस में एक तो एंटेरोपेप्टाइडेज होता है या इसे हम एंटेरोकाइनेज कह देते हैं। इसी छोटे आंत के अंदर ये क्या करता है भाई, ट्रिप्सिनोजन पर कार्य करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, सक्रिय करता है इसको। एक होता है एमिनोपेप्टाइडेज। एमिनोपेप्टाइडेज ये छोटी आंत के अंदर ही दीर्घ पेप्टाइड है भाई, ये दीर्घ पेप्टाइड पर कार्य करता है और उनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। पेप्टाइडेज होता है ये भी क्या करेगा, छोटी आंत में ही छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं पे कार्य करता है, इनको अमीनो अम्ल में बदल देगा। डाइसेकेराइड क्या करेगा, डाइसेकेराइड पे कार्य करता है छोटी आंत में और इन्हें मोनोसेकेराइड में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है, न्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लिक अम्ल पर कार्य करता है और मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड पर करता है ये, और इसको न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है और साथ में फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइडेज, ये क्या करेगा, छोटी आंत में ही न्यूक्लियोसाइड पर कार्य करेगा और न्यूक्लियोसाइड के दो घटक होते हैं भाई, शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारक, इन दोनों को अलग कर देता है। ये कार्य होते हैं, वे सभी एंजाइम की हमने यहाँ पर बात कर ली। छोटी आंत में कौन कौन से होते हैं, बड़ी आंत में कौन से आमाशय से कौन से निकलते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब कुछ पाचन की क्रिया में कुछ जठरांतरिक हार्मोन की भूमिका होती है भाई, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनकी ओर बात कर लेते हैं। देखिए पहला हार्मोन है गेस्ट्रिन। कहाँ से निकलता है, पाइलोरिक आमाशय एवं ग्रहणी वाले भाग से निकलता है ये। इसका जो उद्दीपन है ये कौन करता है, वेगस तंत्रिका क्रिया या आमाशय में पेप्टाइड और प्रोटीन की वजह से होता है। जैसे भोजन आता है ना तो वो इसको सक्रिय करता है। स्रावी कोशिका एवं आमाशय पेशी HCl का स्रावण एवं जठरीय गति का उद्दीपन इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ये इनके कार्य हैं इस हार्मोन के। इसके बाद में कोलिसिस्टोकाइनिन है, CCK जिसे हम कहते हैं, ये आंतरीय भित्ति से निकलता है यानी ग्रहणी से रिलीज होता है। भोजन के अंदर वसा कायम एवं अमीनो अम्ल पर क्रिया करता है ये क्या उद्दीपन, अच्छा इनका उद्दीपन इनके द्वारा होता है। भोजन, वसा कायम और अमीनो अम्ल ग्रहणी के अंदर, और ये पित्ताशय जो होता है ना उसमें संकुचन पैदा करता है और पितरस के स्रावण को प्रेरित करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन की हम बात करें तो ये आंतरिक भित्ति से रिलीज होता है भाई, और इसका उद्दीपन है ये ग्रहणी एवं आमाशय में भोजन जब आता है तो उसकी वजह से निकलता है ये। अग्नाशय स्रावी कोशिकाओं एवं आमाशय पेशी कोशिकाओं को ये इंडिकेट करता है, जिससे जल व बाइकार्बोनेट का स्रावण होता है। जठरीय गति में अवरोध उत्पन्न करता है। एक होता है गैस्ट्रिक अवरोधक हार्मोन, ये आंतरिक भित्ति स्रोत होती है इसकी। मोनोसेक्राइड्स एवं मुख्य रूप से मोनोसेक्राइड पर कार्य करता है भाई। उच्च वसा भी हो सकती है। इस यहाँ पर पेप्टाइड GIP भी होता है भाई। इसको गैस्ट्रिक, ये एक ही हार्मोन है भाई, ये हार्मोन एक ही है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा भाई इसको। गैस्ट्रिक अवरोधक पेप्टाइडेज GIP आंतरीय भित्ति ग्रहणी से निकलता है। मोनोसेक्राइड व उच्च वसा ग्रहणी में इसका उद्दीपन करती है और ये जठरीय म्यूकोसा एवं पेशी जठरीय गति एवं स्राव में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब आमाशय के स्राव को रोकता है। तो ये कुछ हार्मोन है जिसकी क्या क्या भूमिका होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी भाई। आगे सिक्कम में भी कुछ मात्रा में भोजन का पाचन होता है। देखिए महत्वपूर्ण रूप से हम बात करें तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण पाचन नहीं होता है, लेकिन कुछ कार्य होते हैं जैसे कि जल, खनिज, औषध, इनका अवशोषण करना, श्लेष्म का श्रावण करना। श्लेष्मा अपचित पदार्थों के निष्कासन में सहायता करती है भाई। अपचित व अवशोषित पदार्थ है उनको मल कहा जाता है। मल त्यागने से पहले तक अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। ये जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण में होती है, मतलब इनका नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय या केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रस के स्राव का नियंत्रण करते हैं। जठर और आंतरिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन होते ना, ये पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण करते हैं। शाकाहारी जंतुओं के सिकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोआ सेलुलोज के पचाने में सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं
उनकी जो शिकम होती है उसमें सहजीवी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का ग्लूकोज में अपघटन किया जाता है। सीकम में सेलुलोज का पाचन अपघटन के द्वारा होता है। अपघटन की क्रिया अत्यंत धीमी होती है भाई, एक बार में बहुत कम सेलुलोज का पाचन होता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में ही होता है। तो इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर पाचन किस प्रकार से होता है तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। पाचन की क्रिया आपकी कंप्लीट होती है भाई। अब नेक्स्ट क्लास से हम अवशोषण की क्रिया विधि को हम समझेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।